जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपके समक्ष गोदान का अगला पार्ट उपस्थित है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के तहत विभिन्न मुद्दों पे बात कर रहे हैं। गोदान के उपन्यास तो हमने संपूर्ण उपन्यास करा दिया है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उठते हैं और जो भी कौतूहल मन में रहता है कि उपन्यास में जो अलग अलग चरित्र हैं, जो पात्र हैं, या गोदान में जो भी एक कोटेशन होती है, अच्छी अच्छी लाइनें हैं, मतलब मूल मुद्दा ये है कि जो व्याख्या के साथ प्रश्न आते हैं उनको कैसे हमको सॉल्व करना है, उन सारे तमाम प्रश्नों पर यहाँ पे जिक्र हो रहा है। देखिए, यहाँ पे हम पहुँचे हैं अभी जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में यही चीज़ें देखे थे कि गोदान उपन्यास जो था, तो गोदान उपन्यास का नामकरण कैसे हुआ था। नामकरण के साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो गोदान उपन्यास है इसमें अलग अलग विमर्शों की बात कैसे की गई थी, दलित विमर्श हो, जाति विमर्श हो, इन सब मुद्दों पे बात कैसे की गई थी। यहाँ मुद्दा ये कि गोदान जो है उपन्यास, उसका दोहरा कथानक या समानांतर शिल्प। कई आलोचक ये मानते हैं कि गोदान के कथानक में बिखराव की समस्या का जिक्र किया गया। उनका मानना है कि गोदान में एक नहीं दो स्वायत्त कथाएं, एक ग्रामीण जीवन की, दूसरी शहरी जीवन की। उनके अनुसार प्रेमचंद जी इन कथाओं को जोड़ नहीं पाए हैं, इसलिए गोदान का कथानक बिखर गया। वस्तुतः जहाँ तक दो कथाओं की बात है, ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने गोदान में पहली बार ऐसा प्रयोग किया। उनके आरंभिक उपन्यास अगर देखेंगे तो उनमें आता है सेवा सदन, निर्मला प्रतिज्ञा व गबन में एक ही कथा दिखती है। मतलब सेवा सदन, निर्मला प्रतिज्ञा में एक कथा, किंतु बाद के लगभग जितने भी हैं उपन्यास, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान है, उनमें एक से ज़्यादा कथाएं मिलती हैं। इसके बाद भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि कथानक के बिखराव का प्रश्न सिर्फ गोदान के संबंध में उठाया गया है कि क्यों ये कथानक यहाँ पे बिखरता हुआ है। तो इस चीज़ को देखेंगे आगे। रचना में बिखराव है या नहीं, इसका फैसला इस आधार पर होगा कि गांव व शहर की कथाओं को जोड़ने के लिए प्रेमचंद ने किस प्रकार के संपर्क सूत्रों का नियोजन किया है। पहले ये देखना होगा कि संपर्क सूत्र कितने हैं, फिर यह कि संपर्क सूत्रों की आवृत्ति कितनी है, और यह भी कि संपर्क सूत्रों का गुणात्मक प्रभाव कैसा है। गांव व शहर की कथा को जोड़ने वाले, यानी गांव की कथा हो और शहर, उसको जोड़ने वाले तीन ही संपर्क सूत्र हैं, राय साहब, गोबर और मेहता मालती। एक राय साहब हैं, गोबर हैं और मेहता मालती। कुल 86 पात्रों में से केवल 3 ही पात्रों का संपर्क सूत्र बन पाना निश्चित रूप से कम प्रतीत होता है। इसके बाद भी यदि संपर्कों की आवृत्ति व गुणात्मक प्रभाव बेहतर होता तो कथानक बच सकता था, पर ऐसा हुआ भी नहीं। जहाँ तक आवृत्ति का प्रश्न है तो राय साहब सिर्फ एक बार गांव में दिखे, मतलब कि कब राय साहब गांव में एक बार दिखे थे, धनुष यज्ञ के जो प्रसंग में। मेहता व मालती 2 बार गांव में आए थे, पहली बार धनुष यज्ञ प्रसंग में आए थे और दूसरी बार घूमने आए थे। गोबर 2 बार गांव से शहर चला गया। इससे ये बताया जा रहा है ना कि गांव और शहर की जो कड़ी है कब कब जुड़ी है। ऐसे तो अलग है, लेकिन गांव का व्यक्ति कब शहर गया, शहर का व्यक्ति कब गांव आया, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि कैसे राय साहब एक बार आए थे जब धनुष यज्ञ का प्रसंग चल रहा था, मालती 2 बार आई थी गांव में, धनुष यज्ञ के समय एक बार साथ में मेहता के घूमने आई थी, गोबर भी 2 बार गांव से शहर चला गया था, लेकिन उसका भी आना जाना इतना ज़्यादा नहीं कि सिर्फ उसके सारे दोनों कथाएँ जुड़ जाएँ। तो जहाँ तक संपर्कों की गुणवत्ता का प्रश्न है वो भी कमज़ोर ही है, और प्लस मेहता व मालती का गांव में दोनों बार आना इस प्रकार हुआ कि दोनों ही प्रसंग कथानक की ज़रूरत से नहीं उपजते बल्कि थोपे हुए से लगते हैं। राय साहब सिर्फ धनुष यज्ञ के मौके पर गांव में दिखे, पर वहाँ भी उनका ध्यान गांव पर कम अपनी शहरी मेहमानों पर ज़्यादा है। तो गोबर के माध्यम से जरूर कथाएं कुछ हद तक जोड़ पाई हैं, पर उसका प्रभावी कथानक को बहुत अधिक संभाल नहीं पाया है। कथानक की इस बिखराव को देखते हुए विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने नज़रिए से गोदान की समीक्षा के वक्त ये कहा भी है कि दोहरा कथानक एक तरीके से दोष उत्पन्न कर दिया है यहाँ पे। ऐसा कहते हैं शांतिप्रिय द्विवेदी जी, कि शांतिप्रिय द्विवेदी जी कहते हैं कि शहरी कथा के प्रसंग में छेपक जैसे नज़र आते हैं, शहरी कथा के प्रसंग छेपक जैसे नज़र आते हैं। तो बाबू गुलाब राय कहते हैं कि गोदान में जो है ग्रामीण कथा ही अधिकाधिक आधिकारिक कथा के रूप में आई है, जबकि शहरी कथा तो प्रासंगिक होकर रह गई है। बाद के आलोचकों ने इस दोहरे कथानक या समानांतर कथा को शिल्पगत दोष नहीं माना और दूसरे नज़रिए से मूल्यांकन किया। जैसे इसमें ये कि नलिन विलोचन शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार नदी के 2 तट परस्पर असंबंध दिखते हैं, मतलब जुड़े हुए नहीं दिखते, पर होते नहीं हैं क्योंकि उन्हीं के बीच से ही जलधारा बहती है।
उसी प्रकार ग्रामीण व शहरी कथाएं असंबद्ध तो दिखती हैं, पर उन्हीं के बीच से ही भारतीय जीवन की विशाल धारा बहती है। ये बहुत अच्छी पंक्तियाँ लग रही है कि जिस प्रकार नदी के दो तट परस्पर असंबद्ध दिखते हैं पर होते नहीं हैं, उसी प्रकार अगर आप देखें कि गांव और शहर में अगर आप कड़ी ढूंढ रहे हैं कि कब जुड़ रही है, तो मूल मुद्दा तो है कि जो मानव जाति रह रहा है वो निवास कहाँ कर रहा है, या तो यहाँ या तो वहाँ, तो दोनों जुड़ा हुआ है एक तरीके से। अभी नंद दुलारी वाजपेयी यहाँ कहते हैं, उन्होंने इस प्रयोग को ना प्रशंसा की निगाह से देखा ना ही निंदा की निगाह से। उनके अनुसार गोदान के शहरी व ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवारों की भांति हैं, जिनका एक दूसरे के जीवन में बहुत कम संपर्क है। वे कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी झगड़ भी लेते हैं, किंतु दोनों ही स्थितियों में उनमें अस्थायी संबंध नहीं बनता। हाल में परमानंद श्रीवास्तव ने कथानक की इस बिखराव पर नया दृष्टिकोण भी दिया है कि जो गोदान की संरचना या बनावट में जो फांक दिखाई देता है, शहर और गांव की कहानी के साहचर्य या समक्षीकरण के कारण वही इस उपन्यास की चारित्रिक विशेषता भी है तथा उसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार भी है। तो ओवरऑल देखिए प्रश्न उठता है कि प्रेमचंद ने दो कथाएं आखिर रखी क्यों? नहीं रखते तो भी काम चल जाता, तो फिर ये बिखराव का मुद्दा नहीं उठता। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये मानना कठिन सा लगता है कि प्रेमचंद जैसा लेखक जो गोदान में अपनी रचनाशीलता के चरम स्तर पर था, वो ये नहीं समझ सका कि कथानक में बिखरा होगा। यानी उसको भली भांति ये पता है कि ऐसा आप लोग जैसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रेमचंद जी को ये बात पता ही नहीं है। प्रतीत होता है कि प्रेमचंद जी ने रणनीतिक रूप से दो कथाओं को रखा और उनमें संपर्क भी साधा जानते बूझते कम ही दिखाया। ऐतिहासिक आधार पर देखें तो गोदान में गांव और शहर में उतना ही संपर्क है जितना 1936 के भारत में सचमुच में रहा हो गांव और इसका शहर का संपर्क। उस समय नया नया वही शहरीकरण का दौर शुरू हुआ था। गांव के कुछ मजदूर व जमींदार वर्ग के लोग शहर में रहने लगे थे, किंतु शहर व गांव के आम आदमी में प्रत्यक्ष संबंध का अभाव ही था। इस अभाव का प्रस्तुतिकरण कथानक की असंबद्धता से ही हो सकता था। इस नजरिए से देखें तो दोहरा कथानक या समानांतर शिल्प गोदान की समस्या नहीं, रणनीतिक उपलब्धि है। शहरी कथा की आवश्यकता क्यों थी? एक प्रसंग और उठता है कि यदि प्रेमचंद होरी के माध्यम से एक साधारण भारतीय किसान की त्रासदी दिखाना ही चाह रहे थे, तो शहर की कथा को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पूरे कथा में अगर मालती मेहता, राय साहब ये सब नहीं भी आते, तो क्या गोदान के बारे में दिखाने के लिए सिर्फ जो होरी का गांव है और होरी जो भी किसान है, क्या वहीं तक ही सीमित नहीं रह सकता था? कहानी तो तब भी हमारे पास आ जाती, मूल संदेश जो था वो संप्रेषित करने में तब भी सफल होते हैं। तो उसके पीछे देखिए लॉजिक क्या दिया गया है कि एक प्रश्न जब ये उठता है कि प्रेमचंद होरी के माध्यम से एक साधारण भारतीय किसान की त्रासदी दिखाना चाहते थे, तो शहर की जरूरत क्यों पड़ी? केवल अगर वो ग्रामीण कथा दिखाकर कथानक को सघन बनाए रखते हुए पाठक पर ज़्यादा प्रभाव पैदा कर सकते थे। वस्तुतः प्रेमचंद जी ये जानते थे कि शहरी कथा की उपस्थिति कथानक को ढीला ढाला बना सकती है। तब भी कुछ प्रमुख कारण रहे होंगे जिनकी वजह से उन्होंने इसमें शहरी कथा को रखा। प्रेमचंद जी शोषण की प्रक्रिया को समग्र रूप में दिखाना चाहते थे। अब ये नहीं है कि शोषण सिर्फ गांव में ही हो रहा है, उन्हें भी पता है कि 1936 का दौर है और कुछ लोग जो है वैसे भी सामंतवाद ढह रहा है, जो कि यहाँ तक ही है, पूंजीवाद हमारे समाज में उभर रहा है। तो ये गलत फहमी में लोग बिल्कुल नहीं रह जाए, या जो गांव में बैठे हैं, कि शहर में तो किसी प्रकार का शोषण है ही नहीं, जो शोषण है वो गांव में ही है पूर्ण रूप से। तो वही कह रहे हैं कि शोषण की प्रक्रिया को दिखाना तो चाह रहे थे संपूर्ण रूप में। किसान का शोषण केवल ग्रामीण संदर्भ में होता था ऐसा नहीं है। जमींदार के कारिंदे व साहूकार तो गांव में नजर आते, किंतु जमींदार शहर में रहते हैं। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे ले लेंगे जैसे डोलो 650 करके जो दवा है, मार्केटिंग जो हो रही है, और डॉक्टरों का गुट जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो अपनी तरफ से ये बोल रहे हैं कि हाँ, लोगों को इस तरीके से रिश्वतखोरी नहीं करना चाहिए, प्रेस्क्रिप्शन में वही दवा को प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए जिसके पीछे वही है कि पैसे दे दे के करवाए गए। अब इसमें ये नहीं है कि ये किसी गांव वाला व्यक्ति ही वो डोलो को खा रहा होगा, ये शहर का व्यक्ति खा रहा होगा, खा रहे होंगे। अब तो इतना ज़्यादा घुल मिल गया है कि दोनों खा पी रहे होंगे। तो शोषण की प्रक्रिया का स्तर हम किसी एक विशेष विभाग में नहीं दिखा सकते। जैसे EPFO में छापेमारी, 1000 करोड़ का घोटाला, अब घोटाला वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, शैक्षिक क्षेत्र में भी हो रहा है, चारा का भी हो रहा है और 2G स्पेक्ट्रम का भी हो रहा है। तो घोटाले का चरित्र आपको सभी जगह देखना है।
तो वही चीज़ प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि हम घोटाला सिर्फ या जो शोषण का जो रूप है वो सिर्फ गांव में नहीं दिखा रहे हैं, शोषण अपने अलग रूप में शहर में भी है इस समय, उसको देखने की ज़रूरत है। तो जमींदार के कारिंदे व साहूकार तो गांव में नजर आते, किंतु देखिए यहाँ पे इन्होंने बता दिया ना कि जमींदार के कारिंदे व साहूकार तो गांव में नजर आएंगे, किंतु जो जमींदार शहर में रहता है और जो जमींदार शहर में वो खुद किस शोषण तंत्र का हिस्सा बना है, इसका खुलासा शहर में ही हो सकता था। गोदान में लोकतंत्र और प्रशासन पर जो व्यंग्य किए गए वे भी इसी योजना के अंश हैं। दूसरी चीज़ ये कि प्रेमचंद जी अपने समय के संक्रमण की पीड़ा को व्यक्त करना चाहते थे, जो ट्रांजिशन फेस है शहर वर्सेस गांव का। वे ऐसे समाज में थे जहां सामंतवाद की कोख से पूंजीवाद जन्म ले रहा था। इन दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण दिखाने के लिए जरूरी था कि वे गांव की कथा के समक्ष शहरी कथा को रखे, जिसे महाजनी सभा जो महाजन सभ्यता थी उसके तत्व दिखाए जा सके। प्रेमचंद जी ये भी दिखाना चाहते कि गांव व शहर दोनों ही स्थितियों में निम्न वर्ग किस प्रकार शोषण का शिकार होता है। जब गांव का कोई युवक धन कमाने के लिए शहर जाता है तो वहाँ की घुटन भरी स्थितियाँ कैसे उसे अपने आप से अजनबी बना देती हैं। वे स्पष्ट दिखाते हैं कि होरी व गोबर दोनों ही अलग अलग व्यवस्थाओं के शोषित है। होरी सामंतवाद का है तो गोबर पूंजीवाद का, यानी शोषण सामंती में भी था, उसमें भी था, दोनों कर्मठ थे, लेकिन वही है कि इन शोषण के उसमें वो पिसते ही रह गए, उससे बाहर नहीं निकल पाए। डॉक्टर रामविलास शर्मा की भाषा में कहे तो प्रेमचंद जी मेहनत की दुनिया और मुनाफे की दुनिया का अंतर विरोध सबके सामने लाकर रखना चाहते थे कि मेहनत की दुनिया क्या है और मुनाफे की दुनिया क्या है। ये अंतर विरोध जग जाहिर होना चाहिए था। ये तभी संभव था जब एक और होरी जैसा चरित्र हो तो दूसरी ओर मिस्टर खन्ना जैसा, कि एक तरफ होरी और दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना। होरी जीवन भर अपने बुनियादी जरूरतों एक छोटे से सपने के लिए संघर्ष करता है, किंतु अंततः वो शोषण तंत्र से पराजित होकर दम तोड़ देता है। इसके विपरीत खन्ना जैसा आदमी जो सिर्फ 10 साल पहले बैंक में क्लर्क था, सिर्फ स्पेकुलेशन के बल पर लखपति बन जाता है। प्रेमचंद ने अपने आदर्शवाद से पूर्णतः मुक्त वो तो नहीं हो पाए, उनमें कहीं कहीं आदर्श की अभिव्यक्ति फिर भी नजर आती है। ये उन्हीं चरित्रों के माध्यम से ही हो सकता है जो प्रबुद्ध वर्ग की हो। मेहता व मालती जैसे चरित्र इसी कारण आए। मिसेज खन्ना को भी विशेष नारी आदर्श के प्रतिपादन के लिए इतना महत्व इसीलिए दिया गया। तो ओवरऑल देखिए, प्रेमचंद जी गोदान को भारतीय जीवन के महाकाव्यात्मक उपन्यास के रूप में रचना चाहते थे। इसके लिए ज़रूरी था वो ग्रामीण भारत के साथ साथ शहरी भारत की भी योजना करें। तभी तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई उपन्यास अगर उस समय की सारी स्थितियों को जानना है तो गोदान पढ़ो। उसमें उस समय की किसी भी मुद्दे को छोड़ने की कोशिश नहीं की गई। अगर वो गांव का ही लिया जाता तो शायद शहर के मुद्दे, कितने प्रकार के आंदोलन निकल के आए, वैचारिक तौर पे क्या क्या समाज में हो रहा था, तो वो तो सिर्फ एक जगह तक ही सीमित रह जाता, दूसरी जगह का तो कुछ दिखता ही नहीं। ये चीज़ था। अब देखिए शहरी कथा की कमजोरी के कारण गोदान के कथानक में बिखराव के अतिरिक्त आलोचकों ने जो चर्चा की है वो ये है कि अभिजात वर्ग व नागरिक जीवन का चित्रण प्रेमचंद ने बहुत ही कम किया है। गोदान के कथानक में बिखराव के अलावा आलोचकों ने जो चर्चा की वो चर्चा क्या है, वो ये है कि अभिजात वर्ग व नागरिक जीवन का चित्रण प्रेमचंद ने बहुत कम किया और जहाँ ऐसे स्थल आए हैं उनका मन वहाँ नहीं रमा है। मतलब वही चीज़ है कि अभिजात वर्ग व नागरिक का उन्होंने जीवन का चित्रण किया है प्रेमचंद जी ने, लेकिन बहुत कम किया। जहाँ ऐसे स्थल आए उनका मन नहीं रमा। यह आलोचना गोदान को पढ़कर मतलब जब पढ़ते हैं आप तो ठीक सा ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि शहरी कथा ग्रामीण कथा से कम पृष्ठ तो घेरती है। साथ ही यह भी सही है कि शहरी कथा के वर्णनों में प्रेमचंद गुणात्मक रूप से कम सफल रहे। इसके प्रमुख कारण निम्नवत हो सकते हैं। पहला कारण कि प्रेमचंद को शहरी जीवन का उतना गहरा आंतरिक परिचय नहीं हो पाया हो जितना ग्रामीण जीवन का। वे शहर में रहे थे जरूर, किंतु सिर्फ मध्य वर्गीय व निम्न वर्गीय इलाकों में थे। इसलिए जहाँ भी वे शहर के निम्न वर्ग पर लिखते थे, जैसे गोबर व उसके मोहल्ले के मजदूर, इक्के वाले इत्यादि के बारे में, वहाँ उनके वर्ण बेहद विश्वसनीय ऐसा लगते हैं। लेकिन ये वैसा ही हुआ जैसे नारी विमर्श में नारीवादी जो भी मत के समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि आप जो लिख रहे हैं
जो व्यक्ति भोगा हुआ यथार्थ है तो वो अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से कह पाएगा। सेम चीज़ तो प्रेमचंद जी पे यहाँ भी अप्लाई हो रहा है कि प्रेमचंद जी जिस वातावरण में रहे, जहाँ जहाँ तक लोगों से उनकी पहुँच बराबर रही, वहाँ का जब उन्होंने चरित्र का चित्रण किया है तो वो बहुत ही विश्वसनीय सा प्रतीत होता है। और जहाँ पे उनको सोच विचार के लिखना था, वो सोचा हुआ यथार्थ है ना, एक भोगा हुआ यथार्थ नहीं है, तो उसमें अंतर परिलक्षित होता है। समस्या वही आती है जहाँ वे खन्ना जैसे पूंजीपति, तनखा जैसे दलाल या मालती जैसे अभिजात वर्गों का वर्णन करते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव की ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक चीज़ होता है प्रत्यक्ष अनुभव, और इसी के बारे में जो विमर्श में बोला जा रहा है आजकल, जितने भी विमर्श चल रहे हैं कि जो भोगा हुआ यथार्थ है जो प्रत्यक्ष व्यक्ति पे घटा हो, तो आप प्रत्यक्ष तौर पे आप बिना देखे सिर्फ रूम में बैठ के उसको सोच के लिखेंगे तो वो चीज़ आ ही नहीं पाएगा उस चीज़ में। तो यही चीज़ बताया गया यहाँ पे। आगे की दूसरी स्थिति ये भी है इनकी कि शहरी कथा के कमज़ोर होने का दूसरा कारण ये भी कि प्रेमचंद ने उसका उपयोग काफ़ी हद तक अपने आदर्शों के प्रतिपादन के लिए किया। उदाहरण के लिए मेहता विचारों के आदर्श बताते हैं, मिस मालती समाज सेवा का आदर्श और मिसेज खन्ना नारी चरित्र का आदर्श बताती है। आदर्श के हावी होने के कारण ये चरित्र लेखक के हाथों की कठपुतली बन गए। इन प्रसंगों में कथा स्वाभाविक रूप से ना बढ़कर आदर्शों के प्रतिपादन में ही उलझ गई है। एक आलोचक ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि गोदान की नगर कथा उपदेश कथा है। अब यहाँ देखिए, शहरी कथा कमजोर के कारण ये भी बताया कि दूसरा कारण कि प्रेमचंद ने उसका उपयोग काफ़ी हद तक अपने आदर्श को स्थापित करने के लिए, यानी जो कोरी सच्ची घटना थी जहाँ पे प्रेमचंद जी ने गांव में जितनी भी प्रकार के शोषण थे उस समय, उनको जहाँ वो बिल्कुल परत दर परत खोल देना चाहते थे, वही समाज में आदर्श या समन्वय की भावना भी स्थापित रहे। इसका बेहतर उपयोग उन्होंने शहरी चरित्रों के माध्यम से किया। जैसे मेहता के विचार बहुत अच्छे अच्छे मेहता अपने विचार देते थे, दार्शनिक विचार देते थे, फिलॉसफिकल सारी चीज़ें उनकी रहती थी। और मिस मालती के माध्यम से कि समाज सेवा क्या होता है, आदर्श, और मिसेज खन्ना नारी चरित्र का आदर्शवाद बताती है। तो इसीलिए इस पे आरोप लग गया कि ये तो इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने नगर कथा उपदेश कथा बनाकर रख दिया है इसको। अब दूसरी चीज़ ये है कि शहरी पात्रों की कथा में जो घटनाएं रखी गई उनका औचित्य भी कमज़ोर है। उदाहरण के लिए धनुष यज्ञ के प्रसंग में मिस्टर मेहता द्वारा पठान बनकर नाटक कर देना, वो तो मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि वो मिस्टर मेहता द्वारा पठान बनकर नाटक का घटना वो कुछ खास समझ में नहीं आया। कथानक के विकास के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं दिखता। फिर मिस मालती द्वारा ओंकार नाथ को शराब पिलाने का प्रसंग चाहे कितना ही रोचक हो, कथानक संगति की दृष्टि से छेपक ही लगता है कि जिसे उस पर डाल दिया गया हो। ऐसे ही प्रसंग शहर में कबड्डी का होता है। आलोचक समझ नहीं पाते कि कबड्डी के प्रसंग की उपयोगिता यहाँ पे क्या थी। ऐसी मेहता और मालती नदी के तट पर बाजरा बनाकर है ना रोमांस करते हैं, मतलब बजरा बनकर, ऐसा कि बजरा बनकर रोमांस करते हैं, किंतु ये पूरा प्रसंग कथानक पर थोपा सा लगता है। मतलब ये सारे कथानक हो गए, चाहे धनुष यज्ञ के प्रसंग में पठान द्वारा नाटक खड़ा करना है ना, धनुष यज्ञ के प्रसंग में नाटक खड़ा करना, या ओंकार नाथ को शराब पिलाने वाला प्रसंग हो गया, शहर में जो कबड्डी का आयोजन होता है, या मेहता और मालती नदी तट पर बजरा बनकर जो है रोमांस। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन की संस्कृति का संपूर्ण वर्णन किया, जबकि शहरी जीवन का नहीं। गांव की हर घटना पर गांव के सभी चरित्रों की प्रतिक्रिया नजर आती है, चाहे वह झुनिया का प्रसंग हो या थानेदार का। इसके विपरीत शहर का चित्र पाठक की आंखों के सामने नहीं होता, क्योंकि शहर की घटनाएं बेहद बिखरे हुए दिखती हैं। संपूर्णता की ये अभाव भी शहरी कथा को कमजोर बनाता है। तो प्रेमचंद का मन शहरी कथा में नहीं रमा है। कुछ आलोचकों के अनुसार यह कुछ ऐसी गलतियों से भी सिद्ध होता है जो शहरी कथा में दिखती हैं। उदाहरण के लिए मिर्जा खुर्शीद शुरू में लखनऊ की सबसे अधिक चलती हुई जूतों की दुकान के मालिक बताए गए, लेकिन आगे चलकर वे गोबर से 2-2 रुपये उधार मांगते हुए दिखते हैं। इन दोनों स्थितियों में कारण कार्य संबंध का निर्वाह नहीं हुआ है। फिर खन्ना की पत्नी आरंभ में कामिनी बताई गई है और बेहद बाद में अचानक ये होता है कि गोविंदी हो गई। तो कथा की ये संगतियाँ, तो ओवरऑल शहरी कथा को कमज़ोर बनाने के हर एंगल को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की गई है। आगे इसमें है कि जो भी बात की गई है कि गोदान की भाषा शैली को लेके, कि गोदान की भाषा शैली कैसी है। तो हिंदी उपन्यास की परंपरा को अगर प्रेमचंद ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिए उनमें से एक भाषा शैली का भी है,
कि भाषा शैली की उपादेयता की बात करें तो उपादेयता क्या है भाषा शैली के तौर पे। तो प्रेमचंद से पहले हिंदी गद्य की भाषा शैली को लेकर प्रमुख विवाद यह था कि उसमें तत्सम शब्दावली को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाए या फारसी शब्दावली को। तो जहाँ राजा लक्ष्मण सिंह जैसे साहित्यकार संस्कृत निष्ठ शैली के समर्थक थे, वहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे लेखक फारसी निष्ठ शैली के पक्ष में झुके थे। प्रेमचंद ने भाषा का न संस्कृतिकरण किया है कि बहुत ही संस्कृतिकरण हो जाए या फारसीकरण हो जाए, तभी ये दिखा है कि इन विवादों में उलझे बिना कैसे एक सशक्त व सजीव गद्य शैली का विकास किया जा सकता है। उनकी भाषा आम हिंदुस्तानी है जिसका समर्थन महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा के तौर पर कर रहे थे। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में इसका प्रयोग करके इसे सचमुच पूरे राष्ट्र में प्रसारित करके राष्ट्रभाषा बना दिया है। प्रेमचंद की भाषा शैली आम बोलचाल से जुड़ी होने के कारण ही महत्वपूर्ण नहीं है, वह साहित्यिक समीक्षा के प्रतिमानों पर भी खरी उतरती है। चित्रण की सजीवता, प्रभावशाली संवाद योजना, जीवंत बिंबों की उपस्थिति, कोमल हास्य के पुट, तीखे व्यंगों की धार, मुहावरों और लोकोक्तियों में निहित लोकधर्मी प्रभाव और वाक्य विन्यास की चुस्ती जैसे गुण प्रेमचंद। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों का कि सजीवता कैसी भाषा में, प्रभावशाली संवाद योजना है, जीवन बिंबों की उपस्थिति है, कोमल हास्य का पुट है, तीखे व्यंगों की धार भी है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उनमें निहित लोकधर्मी प्रभाव और वाक्य विन्यास की चुस्ती, ये सब कुछ तो एक तरीके से शैलीगत प्रभाव है अपने पहले के उपन्यासों में जो कर रहे थे। गोदान उन्हीं की पूर्णता या सिद्धि की एक अवस्था दिखाती है। तो एक प्रकार से गोदान की जो भाषा शैली है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। तो प्रेमचंद की भाषा जो है एक तरीके से एक समझें तो प्रेमचंद की भाषा एक जो है आम हिंदुस्तानी की भाषा है। वो इसलिए भी अगर देखा जाए तो स्वाभाविक जान पड़ता है क्योंकि स्वाभाविक तौर पे इसमें देशज व तद्भव शब्दावलियों का अनुपात कुछ ज़्यादा ही है। जैसे अवधी और भोजपुरी के कई ऐसे शब्द आए हैं जो मानक हिंदी में नहीं मिलते हैं, जैसे भुग्गा, पुचतर, कनबतिया, तलिया आदि। शहरी पात्रों की भाषा में तद्भव और देशज शब्द कम है, जबकि तत्सम और विदेशज अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये है कि यहाँ पे देखिए सिद्धांत, पवित्र, साम्राज्य, स्पेकुलेशन, कुछ अंग्रेजी के भी टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ है, डेमोक्रेसी, यूनिवर्सिटीज। तो गोदान की भाषा चरित्रों के अनुसार परिवर्तनशील रही। किसी पात्र की भाषा शैली उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों से निर्धारित होती है। जहाँ निम्न और ग्रामीण पात्रों की भाषा में अमानकीकृत किंतु सहज प्रयोग मिलता, वहीं शिक्षित और शहरी पात्रों में मानकीकृत और अभिजात प्रयोग दिखाई पड़ते। उदाहरण के लिए और शहरी पात्रों में मतलब ये चीज़ तो देखने को मिलता है, होरी जैसे हम सब बिरादरी के चाकर हैं उससे बाहर नहीं जा सकते। तो होरी के बारे में कि हम सब बिरादरी के चाकर हैं उससे बाहर नहीं जा सकते। झुनिया, जब मर्द इधर उधर ताक झाँक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। मिर्ज़ा खुर्शीद हैं, उन्होंने कहा मुझे अब डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही, मैंने तो इरादा कर लिया है कि अब इलेक्शन के पास नहीं जाऊंगा, मेरा जो प्रोपेगेंडा है अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्ज़ा खुर्शीद। मिस्टर मेहता कि मेरे लिए धन केवल उन, देखिए मिस्टर मेहता कैसे कहते हैं कि मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनसे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूँ। प्रेमचंद की भाषा शैली में एक महत्वपूर्ण क्षमता उनकी व्यंग्य शैली में दिखती है। उपन्यास के कई हिस्सों में उन्होंने अपनी धारदार व्यंग्य शैली से चरित्रों की छिपी हुई वास्तविकता का उद्घाटन कर दिया है, उनके आंतरिक और बाह्य चरित्र के अंतर विरोधों को उभार दिया है। उदाहरण के लिए मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना नहीं जानते थे, खद्दर ना पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। मैंने भी सोचा है कि इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा नहीं जाता। कैसे ओंकारनाथ ने कहा, तो जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत ना समझाना पड़ेगा। तो प्रेमचंद की जो शैली रही वो लोक जीवन के बहुत ही निकट रही है। स्वाभाविक तौर पे उनके वाक्यों में मुहावरा और लोकोक्तियों का जीवन प्रयोग नजर आता है। मुहावरों और लोकोक्तियों से लाभ ये होता है कि लेखक का कथ्य सिर्फ पाठक की बुद्धि तक नहीं पहुंचता, बल्कि उसे चमत्कृत कर उसके मन को छू लेता है। उदाहरण द्रष्टव्य है कि मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पाँव थरथराने लगे और आंखों में भी तितलियां उड़ने लगी। तो इसी तरीके से देखिए प्रेमचंद ने समानता ये भी है कि प्रेमचंद जी यहाँ पे व्यास शैली के रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं।
इसलिए अपने कथ्य को सरल शब्दों में पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत किया है, किंतु इसके बावजूद उन्होंने कुछ प्रसंगों में सूत्र भाषा शैली, एक होता है सूत्र भाषा शैली, समाज शैली, निगमनात्मक शैली। सूत्र भाषा शैली जिसे देखने को मिलेगा रामचंद्र शुक्ल जो निबंध उनका होगा, तो सूत्र शैली यानी कोई भी बात बहुत बड़ा चढ़ा के बजाय एक छोटे से सूत्र में, जैसे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, एक फॉर्मूले के बेस पे आप पूरा सॉल्व कर देते हैं, ऐसे जीवन के भी कुछ ऐसे सूत्र हों कि संक्षेप में ही है लेकिन वो संपूर्णता को बता देता है, उस संक्षेप में ही सब कुछ होता है। तो इस ज़माने में भी उन्होंने कहा कि मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। समाज की दृष्टि से वैवाहिक जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। प्रेमचंद की भाषा में बिंब निर्माण क्षमता भी अगर देखें तो प्रभावशाली ढंग से उपस्थित होता है। खासकर पे बिंब, जैसे सरोज बीए में पढ़ती, दुबली सी है, लंबी सी है, पीली सी है, तो इससे ये लग रहा है कि हाँ सरोज का जो पूरा चेहरा है वो आपके सामने आ रहा है। ऐसे प्रेमचंद की भाषा में अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य भी उपस्थित है। जब वे कोई वर्णन करते हैं तो उस घटना या चरित्र को अप्रस्तुत के माध्यम से उभार कर पाठक के सामने मतलब वो आता है। जैसे अप्रस्तुत योजना अलंकार शैली का एक रूप है जिसका ज़्यादा प्रयोग कविता में ही होता है। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मतासा की भांति अधीर और चंचल प्यारे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं है सरफियाँ बरस रही हो। तो ये कुछ करके इनकी भाषा संबंधी तो स्पष्ट गोदान के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हिंदी उपन्यास परंपरा को एक नई भाषा शैली प्रदान की, जिसे आगे चलकर यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क और भीष्म सामनी जैसे लेखकों ने संरक्षित और प्रसारित किया। तो आज यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। हो सकता है 1 या 2 वीडियो और बने। इस तरह आपके गोदान उपन्यास के जितने भी प्रश्न अलग अलग डायमेंशन से हो सकते हैं वो सब इसमें लगभग आपकी कवर होंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपना हेल्प मतलब इसको देते रहिए, सपोर्ट जितना बनाए रखेंगे तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। धन्यवाद।